दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको लगता है कि भाई मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाता हूं, तो कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए। क्योंकि अगर आप घंटी दबा दोगे तो जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपको फ़ौरन ही नोटिफिकेशन मिलेगा और आप फ़ौरन ही वीडियो देख सकते हैं। आज बुधवार है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो कल ही रिलीज़ होगा जब वार 2 रिलीज़ हो चुकी होगी। इंडिया के टाइम के हिसाब से अभी तकरीबन 5 बजे हैं और अब तक जो वार 2 की एडवांस बुकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि डे 1 का बिजनेस 20 CR से ऊपर नहीं हो सकता। शायद 20 CR होना भी बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन भले ही 15 करोड़ हो, भले ही 16 करोड़ हो, आदि चोपड़ा 20 करोड़ के नीचे तो देगा नहीं किसी भी हाल में। मैं आपको ये भी बता दूं कि सुबह 9:30 बजे मैंने चेक किया था, उस वक्त तक हिंदी में एडवांस बुकिंग हुई थी तकरीबन 5 करोड़ रुपए की, लेकिन अब 5 बजे तक तकरीबन 10 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि वायरएफ ने ब्लॉक बुकिंग चालू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से इस फिल्म की स्लो एडवांस बुकिंग चल रही थी उस हिसाब से इतनी जल्दी 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग होना मुमकिन नहीं है। लेकिन इस बात के लिए खाली आदि चोपड़ा को ब्लेम नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में सभी निर्माता यही कर रहे हैं, फिल्म खुद बना रहे हैं, रिलीज भी खुद कर रहे हैं, टिकट्स भी खुद ही खरीद रहे हैं। कुछ दिनों पहले टिंकू भाई आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर रिलीज हुई थी, उस फिल्म के टिकट्स आमिर खान ने खुद ही तकरीबन 30 करोड़ रुपए के खरीदे हैं। तो आजकल निर्माता ऐसे कर रहे हैं कि अगर उनकी फिल्म ने 25 करोड़ का बिजनेस किया है तो 25 करोड़ के उन्होंने टिकट्स खुद खरीद लिए हैं, 50 हो गए, और 50 करोड़ फेक कलेक्शन ऐड कर दिया है, तो 25 करोड़ की जगह 100 करोड़ डिक्लेयर कर देते हैं। तो 5 बजे तक पूरे इंडिया में सभी थिएटर्स पर सभी भाषाओं में तकरीबन 18 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है वार 2 की। कुछ तेलुगु इंडस्ट्री के लोगों से मेरी बात हुई और उनका कहना यह है कि तेलुगु में यह फिल्म नहीं चलेगी ऋतिक की वजह से, और हिंदी में यह फिल्म नहीं चलेगी लिंगू भाई जूनियर NTR की वजह से। तो इस फिल्म का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है, इस फिल्म को कोई बचा नहीं सकता। जो हिंदी ट्रेड के लोग हैं उनका भी यही कहना है कि इस फिल्म में लिंगू को लेना एक बहुत बड़ी गलती है, इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ ही होना चाहिए था। तो अगर तेलुगु इंडस्ट्री के लोग भी यही कह रहे हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है, तो फिर इस फिल्म को कोई बचा नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। बॉलीवुड में एक ड्रामा फिल्म मेकर है जिसका नाम है विवेक अग्निहोत्री, जिसकी फिल्म कश्मीर फाइल्स बहुत बड़ी हिट हुई। उससे इस भाई ने बहुत सारे पैसे कमा लिए और यही वजह है कि आज की तारीख में ये बहुत ज्ञान दे रहा है। हालांकि बॉलीवुड में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बॉलीवुड के लोग इसके साथ काम नहीं करते, यही वजह है कि बॉलीवुड के फ्लॉप एक्टरों के साथ अपनी फिल्म बनाया करता है। विवेक ने कहा है कि इतने ज्यादा नेपो किड्स को लॉन्च किया जा रहा है कि ये बॉलीवुड को बर्बाद कर देंगे, बॉलीवुड को ये चलने नहीं देंगे। विवेक का कहना यह है कि बॉलीवुड के इन बच्चों में कोई भी टैलेंट नहीं है, जीरो टैलेंट है, इसके बावजूद भी इनको हीरो के रोल दिए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी इनके लिए फिल्में बन रही है, इसके बावजूद भी इनको लॉन्च किया जा रहा है, तो ये ज्यादा दिन तक चल नहीं सकते। 2, 4, 5 फिल्मों के बाद इनका कैरियर खत्म हो जाएगा। और विवेक का ऐसा भी मानना है कि जबकि बॉलीवुड के इतने बच्चों को लॉन्च किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है जो बाहर के बच्चे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, और यह बात बिल्कुल सही है। विवेक ने यह भी कहा है कि बॉलीवुड में जो राइटर्स हैं उनकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। विवेक भाई, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हो कि बॉलीवुड में राइटर की वैल्यू तो कभी रही ही नहीं। शायद सलीम जावेद साहब लास्ट राइटर्स थे जिनकी वैल्यू थी, उसके बाद किसी की कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वजह यह है कि बॉलीवुड में 99% फिल्में कॉपी की जाती हैं, बॉलीवुड की 99% फिल्में ओरिजिनल नहीं होती। 2-4 गिने चुने ओरिजिनल डायरेक्टर हैं फिल्म में, SLB, राजू हिरानी, रोहित शेट्टी, करण जौहर, इनके अलावा जितने भी डायरेक्टर हैं ना ही उनकी समझ में ओरिजिनल कहानी आती, ना ही वो ओरिजिनल फिल्म बनाना जानते। उनको सिर्फ एक ही काम आता है कि किसी और देश की, किसी और भाषा की एक फिल्म को लें और उसको कॉपी करके हिंदी फिल्म बना दे। तो जब फिल्में ही कॉपी करके बनाई जाती है तो फिर राइटर्स की क्या जरूरत है और राइटर्स की वैल्यू कैसे हो सकती है। फैसल खान ने अपने भाई आमिर खान के बारे में मीडिया में कुछ कहा, बताया कि उसको किस तरह से हैरेस किया गया, उसको किस तरह से पागल घोषित किया गया। और अब आमिर खान की फैमिली ने एक बयान जारी किया है जिसपे सभी फैमिली मेंबर्स के दस्तखत हैं, आमिर की मां के, बहन के, आमिर के। इन सभी का कहना है कि फैसल आमिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस बात में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आमिर और फैसल के बीच में झगड़ा है,
क्योंकि भाइयों में तो झगड़ा होता ही है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर बड़ा अचंभा है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, बहन है, मां है, वो भी वही कह रहे हैं जो आमिर कह रहा है। कोई भी फैसल का साथ नहीं दे रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दुनिया में पैसे में कितनी ताकत है। क्योंकि आमिर खान कामयाब है, आमिर खान के पास पैसे हैं, तो मां भी वही कह रही है जो आमिर कह रहा है, बहन भी वही कह रही है जो आमिर कह रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई मेरे 2 बच्चे हैं, भले ही एक कितना भी अमीर हो, एक कितना भी गरीब हो, मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं, क्योंकि वो दोनों मेरे जिगर का आधा आधा टुकड़ा हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि भले ही आमिर फैसल के बारे में कुछ भी कह रहा हो, इवन बहन भी फैसल के बारे में कुछ भी कह रही हो, लेकिन मां का यह हक बनता है कि वो ये कहे कि बेटा मेरे लिए तो आप दोनों बराबर हो, मेरे लिए तो आप दोनों मेरे बच्चे हो, मैं किसी को भी गलत नहीं कहूंगी। मैं कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि फैसल जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। आमिर खान ने वाकई फैसल को हरेस किया, उसको पागल खाने भेजने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है कि वो बच गया। तो मैं फिर एक बार आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आमिर खान बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो जितना छोटा है उतना खोटा है। उसको आप लोग आम इंसान मत समझो। वो आदमी है जिसका एक बेटा लंदन में पल रहा है मां के साथ, और ये आदमी उस बेटे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो आदमी है जो 2 बार शादियां कर चुका है, डिवोर्स दे चुका है। ये वो आदमी है जो अपने ही भाई को पागल खाने भेजना चाहता था। ये वो आदमी है जिसने आखिरी सांस तक अपने फादर के साथ बात नहीं की थी। तो अगर आप ऐसे खतरनाक आदमी के फैन हो और आप उसकी फिल्में देखते हो, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा क्राइम है। बिग बॉस 3 को होस्ट किया था अमिताभ बच्चन साहब ने, और बिग बॉस में मैं था, और मेरे साथ थी शमिता शेट्टी यानी कि शिल्पा शेट्टी की बहन। वो बिग बॉस 3 करने के बाद आज तक इस लड़की ने कोई काम नहीं किया। दोबारा से फिर से ये बिग बॉस में ही गई थी, क्योंकि बेचारी को और कोई काम नहीं मिला था। रिसेंटली शमिता अपनी बहन शिल्पा के साथ कपिल के शो पर गई थी, और वहां कपिल ने शमिता से पूछा कि आप शादी कब करोगी। शिल्पा ने कहा कि मैं तो कोशिश कर रही हूं कि कोई लड़का ढूंढ लूं इसके लिए, लेकिन शिल्पा मैडम इसके लिए कोई लड़का नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बिग बॉस 3 इसके साथ कर चुका हूं। मैं तकरीबन 50 दिन इसके साथ बिग बॉस हाउस में रह चुका हूं। मुझे पता है कि इस लड़की में कितनी कमियां हैं। यह लड़की आधी मेंटल है। इस लड़की से दुनिया में कोई भी लड़का शादी कर ही नहीं सकता। और एक बात कहूं, इसको बर्बाद करने वाली आप हो। अब आप पूछेंगी कि वो कैसे? वो ऐसे कि इस लड़की को लगता है कि जैसे शिल्पा को राज एक अमीर आदमी मिला है, ठीक वैसे ही इसको भी एक कोई अमीर आदमी मिले। कोई अमीर आदमी इस लड़की से शादी क्यों करेगा? नेचर इसका बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही अड़ियल है, सुंदर ये है नहीं, बूढ़ी वैसे हो गई है। तो मुझे आप बताइए कि कोई अमीर आदमी इस लड़की से शादी क्यों करेगा? तो हकीकत यह है कि अब शमिता की शादी नहीं हो सकती। अब तो इसको जिंदगी भर अकेले ही रहना होगा, बात ही खत्म। रिसेंटली अभिषेक बच्चन अपनी वाइफ ऐश्वर्या और बेटी के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया। एयरपोर्ट का वो वीडियो सोशल मीडिया पर आया। जब भी सोशल मीडिया पर कोई इस तरह का वीडियो आता है तो लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं। तो इस वीडियो को देखकर भी लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई। किसी ने बेटी के बारे में कुछ कहा, किसी ने अभी के बारे में कुछ कहा, किसी ने ऐश के बारे में कुछ कहा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई कि उन सभी लुक्कों का मुंह बंद हो गया जो पिछले 2-3 साल से कह रहे थे कि अभी और ऐश का डिवोर्स हो गया है, या डिवोर्स होने वाला है, या डिवोर्स तो हो ही चुका है। और मैं बार बार कह रहा था कि भाई साहब, वो बच्चन फैमिली है, हिंदुस्तान की नंबर 1 फैमिली है, उसमें डिवोर्स नहीं होते। वो कोई आमिर खान की फैमिली नहीं है कि कभी भी मुंह उठाया शादी कर ली, कभी भी मुंह उठाया डिवोर्स दे दिया। वो बच्चन फैमिली है, उसमें शादी हो गई तो हो गई, उसमें डिवोर्स नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और जो 2-2.5 साल तक मीडिया ने बकवास की थी, पत्रकारों ने उल्टा सीधा लिखा था, उन सब के मुंह पर तमाचा लग गया। जो मैंने कहा था सच तो वही निकला, क्योंकि बॉलीवुड को मुझसे ज्यादा कोई जानता नहीं है भाई साहब। मैं बॉलीवुड की रग रग से वाकिफ हूं। मैं बता सकता हूं कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है बॉलीवुड में। अल्लू अर्जुन की भी एक एयरपोर्ट की वीडियो वायरल हो रही है। उसमें देखा जा सकता है कि जो गेट पर पुलिसमैन खड़ा है वो अल्लू से कह रहा है कि आप अपना मास्क उतारिए और फेस दिखाइए, लेकिन अल्लू अपना फेस दिखाने के लिए तैयार नहीं है। फाइनली अल्लू को फेस दिखाना पड़ा।
एक्चुअली अल्लू एक पढ़ा लिखा लड़का है, मेरे ख्याल में उसको पहले से ही पता होना चाहिए था कि भाई अगर ऑफिसर ये कह रहा है कि आपको चेहरा दिखाना पड़ेगा तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप चेहरा नहीं दिखाओगे ऑफिसर आपको अंदर नहीं जाने देगा। ये ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो देखे कि हां जिस आदमी का टिकट है वही अंदर जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लू एक बहुत बड़ा स्टार है, उसको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, उसको फौरन ही खुद ही मास्क उतार कर ऑफिसर के सामने जाना चाहिए था। लेकिन अब जो होना था वो हो गया, इंसान से गलती होती है, तो मेरे ख्याल में अब अल्लू को ऑफिशियली इस बात के लिए सॉरी बोल देना चाहिए। खबर आई है कि कार्तिक एक फिल्म करने के लिए तैयार हो गया है डायरेक्टर शमित अमीन के साथ। ये वही डायरेक्टर है जिसने चक दे इंडिया बनाई थी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को एयरफोर्स की कहानी पर बनाया जाएगा, तो हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर यह फिल्म बन रही हो। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि शमित अमीन की आखिरी फिल्म 2009 में आई थी, यानी कि 16 साल पहले शमित ने फिल्म बनाई थी। तो अगर एक डायरेक्टर 16 साल से घर पर बैठा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस आदमी में फिल्में बनाने की कुव्वत नहीं रही। अगर एक आदमी 16 साल से कोई फिल्म नहीं बना पाया, कोई भी बॉलीवुड का एक्टर उसके साथ काम करने के लिए राजी नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि शायद उसमें कैपेबिलिटी नहीं है एक अच्छी फिल्म बनाने की। लेकिन अगर कार्तिक ये कह रहा है कि शमित भाई 16 साल के बाद आप मेरे साथ फिल्म बनाइए, मैं आपकी फिल्म करने के लिए तैयार हूं, तो कार्तिक ने कुछ सोचकर ही ये किया होगा। कार्तिक को यकीन होगा कि हां शमित एक हिट फिल्म बना सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कार्तिक सही है या बॉलीवुड के बाकी लोग सही हैं जिन्होंने उसकी फिल्म नहीं की पिछले 16 साल से। ऋतिक की फिल्म वार 2 कल रिलीज हो रही है। फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन सेंसर ने कियारा एडवाणी के बहुत सारे सीन्स को कट कर दिया है। आप सभी टीजर ट्रेलर में देख चुके हैं कि कियारा ने 2 पीस पहना है इस फिल्म में, और कियारा ने ऋतिक को किस वगैरह भी खूब किया है। तो बहुत सारे सीन ऐसे थे जिनको सेंसर ने कहा कि इनको काटा जाना चाहिए। वो सब सीन कट करने के बावजूद भी इस फिल्म को 16 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं देख सकता। यानी कि एक तरह से ये कहिए कि इसको एडल्ट सर्टिफिकेट ही मिला है, क्योंकि 16 साल से ज्यादा एज का इंसान ही इस फिल्म को देख सकता है। 2 दिन पहले लिंगू जूनियर एनटीआर और टकले ऋतिक ने वार 2 का प्रमोशन शुरू किया था हैदराबाद में। वहां बहुत भीड़ आ गई थी, क्योंकि आपको पता है कि साउथ में लोग जो एक्टर हैं उनको पूछते हैं, उनको फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा। तो लिंगू स्टेज पर था और कुछ कह ही नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा शोर था। तो लिंगू ने पब्लिक को धमकी दी कि या तो चुप हो जाओ, नहीं तो मैं अभी ये माइक रखूंगा और यहां से चला जाऊंगा, बात खत्म। और ये सुनते ही पब्लिक चुप हो गई। फिर जाकर लिंगू ने बोलना शुरू किया। अगर भाई साहब ये कहीं हिंदी बेल्ट में होता तो पब्लिक जूते फेंकती और पब्लिक कहती कि भाई साहब तू अभी निकल, बाद में नहीं, तू फौरन निकल बेटा, हमें तुझे देखना ही नहीं है। तो बस यही फर्क है साउथ में और नॉर्थ इंडिया में। लेकिन इस इवेंट में ऋतिक गया था कैप पहनकर। उसकी वजह यह रही कि आलिम टकला कहीं बिजी था, इसलिए पैच नहीं पहना सकता था ऋतिक को, तो ऋतिक ने टोपी पहनी और वहां पहुंच गया। मैं ऋतिक को सजेशन देना चाहता हूं कि भाई साहब इस तरह से परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, बाल लगवा लीजिए, 2-3 बार बाल लगवाओगे बाल ठीक हो जाएंगे, बात खत्म। काफी जमाने पहले अदरक वारसी की एक फिल्म आई थी जॉली एलएलबी, थोड़ी सी चली थी। जॉली एलएलबी 2 आई थी, उसमें अक्षय कुमार था, वो भी थोड़ी सी चली थी। तो जाहिर सी बात है 3 तो बननी ही थी। लेकिन इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो है सुभाष कपूर। इस पर इल्जाम लगा था मीटू का, और खाली इल्जाम ही नहीं लगा था भाई साहब, बल्कि ऑन कैमरा मारपीट हुई थी। जब सुभाष कपूर अपनी वाइफ के साथ लड़की से माफी मांगने गया तो ऑन कैमरा लड़की ने सुभाष कपूर को दे चमाट दे चमाट दे चमाट। यानी कि ये कोई ऐसी कहानी नहीं थी कि लड़की ने किसी पर ऐसे ही इल्जाम लगा दिया हो बिना कुछ जाने पहचाने, बल्कि ये जो सुभाष कपूर को चमाट पड़े थे ये इस बात का सबूत था कि सुभाष कपूर उस लड़की को अच्छी तरह जानता था, सुभाष कपूर की उस लड़की से दोस्ती थी, और दोनों के बीच में क्या हुआ होगा ये तो सुभाष और वो लड़की ही जानते हैं। उस वक्त सुभाष एक फिल्म आमिर खान के साथ बनाने वाला था, लेकिन आमिर ने सुभाष के साथ काम करने से मना कर दिया था, सिर्फ इसीलिए कि भाई इस पर मीटू का इल्जाम लगा है, मैं ऐसे आदमी के साथ काम नहीं कर सकता। उसी वक्त में और भी बहुत सारे लोगों पर मीटू का इल्जाम लगा था। उन्हीं में से एक था साजिद खान, फराह खान का भाई, जो हाउसफुल का डायरेक्टर था। तो जैसे आमिर ने सुभाष के साथ काम करने से मना कर दिया था, वैसे ही अक्की ने साजिद के साथ काम करने से मना कर दिया था कि भाई मैं उस आदमी के साथ काम नहीं कर सकता जिसके ऊपर मीटू का इल्जाम लगा हो। लेकिन कमाल यह है कि सुभाष कपूर के ऊपर तो बहुत बड़ा मीटू का इल्जाम लगा था।
तो फिर अक्की ने सुभाष कपूर की फिल्म क्यों की है? भाई आपके जो भी कानून है, जो भी नियम है, वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि साजिद के लिए अलग नियम है, सुभाष कपूर के लिए अलग नियम है। साजिद के लिए अलग इसलिए नियम है क्योंकि वो आपका बहुत पुराना दोस्त है, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई आप ये कहो कि भाई मैं साजिद के साथ काम नहीं करूंगा लेकिन सुभाष के साथ काम करूंगा। हालांकि ये अक्की का अपना फैसला है, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि ये गलत है। या तो दोनों के साथ काम करना चाहिए या तो दोनों के साथ काम नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली ये फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा है और ये दोनों ही वकील बने हैं, अदरक वारसी भी और अक्की भी, और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं कोर्ट में। मैं आपको ये बता दूं कि दिखाया गया है कि दिल्ली की एक अदालत में ये केस चल रहा है। हालांकि शूटिंग हुई है राजस्थान में, दिल्ली में शूटिंग नहीं हुई है। अच्छा, जज वही है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में था, यानी कि सौरभ शुक्ला। अब अक्की और अदरक दोनों कोर्ट में ही एक दूसरे पर ताने कसने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। अब दोनों में जबरदस्त मारपीट हो जाती है, रियल का एक्शन हो जाता है। अक्की अदरक को थप्पड़ मारता है, अदरक अक्की को थप्पड़ मारता है। मुझे नहीं पता कि अदालत में कहीं कभी आपने ऐसे होते हुए देखा है या नहीं देखा है, मैंने तो नहीं देखा भाई साहब। अब अदालत में बकरी भी आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म पूरी की पूरी ओवर द टॉप है। इस फिल्म में सब कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। यह फिल्म सुभाष कपूर के दिमाग की खुराफात है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि सुभाष बता ये रहा है कि यह फिल्म एक रियल कहानी पर आधारित है। इस टीजर को देखकर मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म में जो कुछ भी होता है सब कुछ अदालत में होता है। यह पूरी फिल्म स्टार्ट से लेकर आखिर तक अदालत में है। आप मुझे बताइए, एक अदालत में फिल्म चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, आप उसको कब तक झेलोगे भाई साहब? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटे आप एक फिल्म को अदालत में कैसे झेल पाओगे? मुझे वो तो बताओ। तो भाई साहब मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि फिल्म एक नंबर की चूतिया फिल्म है। इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। और आप मुझे बताइए कि अदरक वारसी को कोई क्यों देखने जाएगा? अरे भाई, अदरक वारसी का जो ऑफिस बॉय है, ड्राइवर, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई है, वो भी अदरक वारसी की फिल्म नहीं देखता। अदरक वारसी के पड़ोसी भी उसकी फिल्म नहीं देखते। पब्लिक अपने पैसे खर्च करके अदरक वारसी की फिल्म क्यों देखने जाएंगे भाई? बताओ तो सही मुझे। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।